Good evening. My name is Divyang Jain. We are going to study accountancy on this channel. तो आज हमारे इस पहले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अकाउंटेंसी की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हम इन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे। Why do we need accountancy? Contribution of accounting in our lives. Importance of learning accounting for every individual. Personally, मुझे ये लगता है कि हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है या नहीं है, चाहे उसका अकाउंटिंग से कोई लेना देना है या नहीं है, उसे अकाउंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। आज की दुनिया में बिजनेसेस ने नेवर सीन बिफोर ग्रोथ की है। आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर अनस्टॉपेबल है। प्रोडक्शन और कंजप्शन अब मास स्केल पर होता है। तो बिजनेसेस जितने बढ़ते जाएंगे, अकाउंटिंग की नीड भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। बिजनेस में और अकाउंटिंग में एक गहरा रिलेशन है। किसी भी बिजनेस के बिना अकाउंटिंग एग्जिस्ट नहीं करती। अगर बिजनेस है तो अकाउंटिंग की ज़रूरत भी अपने आप ही रहेगी। तो बिजनेस और अकाउंटिंग के बीच में जो रिलेशन है उसको एक सेंटेंस से इस तरह से समझिए, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग को क्या कहा गया है? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस को अगर समझना है, अगर बिजनेस को चलाना है, जिस तरह से आपको बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, उसी तरह से बिजनेस को समझने के लिए, उसको चलाने के लिए जिस लैंग्वेज की जरूरत है उसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब अकाउंटिंग का क्या रोल आ जाता है बिजनेस के साथ? तो बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग क्या करती है? ऑर्गेनाइज इट बाय रिकॉर्डिंग इट्स ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्ली। कि अगर एक बिजनेस को चलाना है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। आप कुछ चीज़ें खरीदेंगे, आप कुछ चीज़ें बेचेंगे, कहीं से पेमेंट रिसीव करेंगे, कहीं पे पेमेंट करेंगे, कहीं से लोन लेंगे। तो ये सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं इनको प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कैसे करें वो अकाउंटिंग करती है। अच्छा, ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड क्यों करें? तो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के पीछे जो फर्स्ट पर्पस हमारा ये है कि देखिए, हर एक इंसान की एक मेमोरी की एक कैपेसिटी होती है। आप अपने लेवल पर हर एक चीज़ को नहीं याद रख सकते। एक बिजनेस जब है तो उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर के आसपास जो रिलायंस फ्रेश का जो स्टोर है वहाँ पर एक दिन में कितने ट्रांजैक्शन होते होंगे? 1000, 2000। आप इमेजिन करिए कि पूरे इंडिया में जो रिलायंस स्टोर्स है उसमें कितने एक दिन में ट्रांजैक्शंस होते होंगे। क्या इन सारे ट्रांजैक्शंस को याद रख पाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग के जरिए। तो ये सबसे पहला पर्पस हो जाता है। हमें अकाउंटिंग एक बिजनेस में क्यों करनी चाहिए, इसके पीछे जो दूसरा पर्पस है वो ये है टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, एक बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप बिजनेस शुरू करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉफिट में रहें। अगर आप प्रॉफिट में नहीं रहते हैं तो एक दिन वो बिजनेस बंद हो जाएगा, आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो ये जानने के लिए अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट निकालना क्यों इतना मुश्किल है ये हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है राहुल। आई एम राहुल, नाम तो सुना ही होगा। तो राहुल ने क्या किया? एक बिजनेस शुरू किया। कौन सा बिजनेस शुरू किया? कंप्यूटर लैब का। तो बिजनेस लगाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। तो उसने क्या किया? 5 लाख रुपए उसने बोरो किए। उसने 2 लाख रुपए अपनी सेविंग से यूज़ किए। सबसे पहले उसने क्या किया? एक लैब, एक जगह को रेंट पर लिया। फिर फर्नीचर लगवाया उसने 1 लाख रुपए का। उसने कंप्यूटर्स खरीदे 3 लाख रुपए के। साल भर उसने बिजनेस किया और उस बिजनेस से जो उसने फीस कलेक्ट की, वो जो फीस कलेक्ट की वो 2 लाख रुपए फीस कलेक्ट की। और साल के एंड में जब उसने बिल्स और रेंट पेमेंट किया तो वो कुल पेमेंट किया 2 लाख रुपए। एक तरफ हम रखते हैं इनफ्लो, एक तरफ रखते हैं हम आउटफ्लो। तो बिजनेस के अंदर कितना इनफ्लो हुआ? तो सबसे पहले 5 लाख रुपए जो वो लोन से लेकर आया था। फिर उसके बाद 2 लाख रुपए जो उसने अपनी सेविंग से इन्वेस्ट किए थे। फिर उसके बाद 2 लाख रुपए की फीस जो उसने कमाई थी। और फिर आउटफ्लो, उसने 1 लाख रुपए का फर्नीचर लगवाया। उसने 3 लाख रुपए के कंप्यूटर्स खरीदे। उसने 2 लाख रुपए बिल्स और सैलरी और रेंट में पेमेंट किए। इस हिसाब से अगर हम देखें तो टोटल इनफ्लो अपना होता है 9 लैक्स और टोटल आउटफ्लो होता है 6 लैक्स। तो अपना प्रॉफिट हो गया 3 लैक्स। लेकिन नहीं, ये अपना प्रॉफिट नहीं है। 5 लाख रुपए जो वो लेकर आया था ये वो पैसा है जो उसको वापस चुका रहा है। 1 साल या 2 साल बाद उसे लोन का वापस रीपेमेंट करना ही पड़ेगा और विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगर हम ये देखते हैं कि जो 3 लाख रुपए के उसने कंप्यूटर खरीदे, जो 1 लाख रुपए का उसने फर्नीचर लगाया, जरूरी नहीं है कि ये दोनों सिर्फ 1 साल के लिए ही यूज़ आए। इन चीज़ों का यूज़ वो आगे भी करता रहेगा। हो सकता है 5 साल तक करे, हो सकता है 4 साल तक करे। तो फर्स्ट ईयर में इनको एक्सपेंसेस मान लेना ये भी गलत है। ये भी हो सकता है कि जो फीस उसने कलेक्ट की 2 लाख रुपए, इसके अंदर कुछ फीस का पार्ट मान लेते हैं कि 30,000 जो एक स्टूडेंट ने पे किए
उसने अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं की, वो अब नेक्स्ट ईयर में क्लासेस ज्वाइन करेगा, तो 30,000 को हम इस साल इनकम नहीं मान सकते। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी होती है जिसकी वजह से हम नॉर्मली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट निकालने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तो एक्चुअल में प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, एक तरफ हम रखते हैं इनकम, एक तरफ हम रखेंगे एक्सपेंसेस। तो इस साल राहुल की कितनी इनकम हुई थी? तो राहुल की इनकम हुई है 2 लाख रुपए जो उसको फीस से रिसीव हुए, और राहुल के जो एक्सपेंसेस हुए वो हुए हैं 2 लाख रुपए जो उसने बिल्स और रेंट और दूसरी चीज़ों में पेमेंट किए। इसके अलावा राहुल के और क्या एक्सपेंसेस हुए होंगे? तो देखिए हमारे पास असेट्स है, 1 लाख रुपए का फर्नीचर है, 3 लाख रुपए का कंप्यूटर है। तो पॉसिबल है कि फर्स्ट ईयर जो इसने फर्नीचर और कंप्यूटर का यूज़ किया होगा तो उनकी वैल्यू कुछ कम हो गई होगी। यानी अगर मान लेते हैं कि 10% फर्नीचर इसने इस साल यूज़ कर लिया है, तो 10% कंप्यूटर इसने इस साल यूज़ कर लिया है, तो इसके अकॉर्डिंग 10% दोनों का एक तरह से एक्सपेंसेस माना जाएगा। तो 10% ऑफ फर्नीचर, 10,000 रुपीज़, 10% ऑफ कंप्यूटर्स, 30,000 रुपीज़। तो टोटल राहुल का कितना एक्सपेंसेस होता है? 2 lakhs प्लस 10,000 प्लस 30,000, 2 lakhs 40,000 रुपीज़ एक्सपेंसेस। अब अगर हम इनकम की बात करें तो 2 लाख रुपए हमें इनकम दिख रही है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस 2 लाख रुपए की इनकम में से 30,000 एक ऐसी फीस है, एक ऐसे स्टूडेंट की फीस है जिसने अभी तक क्लासेस नहीं ली, वो फ्यूचर में क्लास लेगा, तो अभी इसे हम इनकम नहीं मान सकते। हमारी अकाउंटिंग मना करती है कि किसी भी एडवांस पेमेंट को आप इनकम नहीं मान सकते। तो इनकम यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 30,000 को हम यहाँ से लेस कर देंगे, तो 1,70,000 हमारी इस साल इनकम हो जाएगी। कहने को हम कह सकते हैं कि इस साल हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है? 3 लाख रुपए कैश पड़ा हुआ है। 9 lakhs टोटल रिसीव हुआ, टोटल आपने 6 lakhs का पेमेंट किया, 3 lakhs बचे हुए, लेकिन ये 3 lakhs आपका प्रॉफिट नहीं है। आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है? आपकी इनकम हो रही है 1,70,000। आपके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं? 2,40,000। तो इसके अकॉर्डिंग राहुल को फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट नहीं हुआ है, बल्कि यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर हुआ है लॉस। कितने का लॉस हुआ है? 30,000 प्लस 40,000, 70,000 रुपीज़ का राहुल को लॉस हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग के बिना प्रॉफिट और लॉस निकालना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज के बिजनेस में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है, इतने सारे एक्सपेंसेस होते हैं, इतने टाइप्स ऑफ इनकम्स होती है कि हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंटिंग के बिना पॉसिबल ही नहीं है कि हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकें। अगर हम अकाउंटिंग को एज अ करियर चूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ कोर्सेज की लिस्ट है जो कि यहाँ पर लिखी हुई है। आप बीकॉम कर सकते हो, आप एमकॉम कर सकते हो जो कि कॉमर्स के फील्ड में बैचलर और मास्टर डिग्रीज हैं। आप सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकते हो, आप सीएमए कर सकते हो जो कि सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कोर्स है। आप एसीसीए कर सकते हो, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स द्वारा ये करवाया जाता है। आप बीएटी कर सकते हो, बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का कोर्स कर सकते हो। आप सीएफए कर सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो। आप सीपीए बन सकते हो, चार्टर्ड पब्लिक अकाउंटेंट्स बन सकते हो जो कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा करवाया जाता है। आप कॉस्ट अकाउंटिंग के कोर्स कर सकते हो, आप बैंकिंग के कोर्स कर सकते हो। तो ये सारे कोर्सेज अकाउंटिंग से डीपली कनेक्टेड है। अगर आप अकाउंटिंग का कोर्स कर लेते हैं तो एज अ करियर, एज अ जॉब आपको कौन कौन सी पोजीशंस ऑफर की जा सकती है? आप जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इसकी एक पोजीशन होती है। आप सीनियर अकाउंटेंट बन सकते हो, आप अकाउंटिंग ऑफिसर बन सकते हो, आप फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हो, आप ऑडिटर बन सकते हो। हर एक कंपनी को, लगभग सारी कंपनीज को ऑडिट करवाना बहुत ज़रूरी है, और ऑडिट करवाने के लिए एक ऑडिटर को अकाउंटिंग का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप कॉस्ट अकाउंटेंट बन सकते हो, आप टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हो, आप मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विसेज कर सकते हो। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप अकाउंटिंग के साथ आपके पास आएगी। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है, एक फील्ड ऑफ स्टडी है जिसकी ज़रूरत कभी भी कम नहीं होने वाली है। ये हमेशा नीड में रहेगा। बिजनेसेस के मोड्स चेंज हो सकते हैं, अकाउंटिंग करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, जैसे कि आज टेक्नोलॉजी की वजह से अकाउंटिंग बहुत हद तक चेंज हो गई है, लेकिन अकाउंटिंग की ज़रूरत हमेशा रहेगी। जब तक बिजनेस है अकाउंटिंग भी ज़रूरी रहे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, आपने एंजॉय किया है या आपने कुछ सीखा है तो आप इसे लाइक करिए। नीचे दिए गए
सब्सक्राइब बटन पर प्रेस कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करता रहूं और आपका नॉलेज अकाउंटिंग के फील्ड में बढ़ाता रहूं।